लेकिन तो बिहार में हम जिसे अब शेर कह रहे हैं, तीसरा ये जो विकल्प आ रहा है, ये शेर है नहीं, ये तो अभी शुरुआती दौर में ही है। और अगर हम नीतीश के कद के सामने देखें, तेजस्वी के कद के सामने देखें, दोनों गठबंधनों के कद के सामने देखें, तो ये तो इतना छोटा बौना लग रहा है ये तीसरा फ्रंट कि इसकी कहीं चर्चा ही नहीं होगी। गाँव में भी नीतीश तेजस्वी सबसे ज़्यादा चर्चा में रहेंगे। दोनों पोस्टर बॉय हैं दोनों गठबंधनों के। लाख महागठबंधन दावा कर ले कि तेजस्वी के चेहरे पर आम राय नहीं बनी है, लेकिन तेजस्वी छोड़कर महागठबंधन का दूसरा कोई चेहरा नहीं है। तो अगर हम नीतीश कुमार की बात करें, चिराग पासवान कितना भी कह लें, लेकिन नीतीश कुमार के जब भाजपा ही मान लेती है अपना चेहरा, तो चिराग पासवान के पास ये ब्लफ करने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। और ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा उन्हें कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही है। आपने देखा होगा कई लोग लगातार अभी भी हमारे पास फोन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब तक हमें रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं हुआ, मेरे आए हुए भी 1 महीना हो गया। कई लोगों ने फोन किया है, आप देख ही रहे हैं कि लगातार हमारे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। और सरकार का ये दावा है कि हम एक नया विकल्प लेकर आ रहे हैं, औद्योगिकरण की नीति लेकर के आ रहे हैं। आप बताइए ना, 2 महीने में आप कौन सा औद्योगिकरण की नीति लाएंगे? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में क्या देख रहे हैं? भारत लाइव में वो खबर देख रहे हैं जो दिन भर की खबरों की रूपरेखा तय करेगी। रातों रात देख रहे हैं आप। रातों रात में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। कल पूरे दिन बिहार की राजनीति में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिन पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने तो खबर देख ली है, तो फिर आखिर ऐसा क्या बच जाता है जो हम बताने जा रहे हैं? हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कल की उन खबरों से आज, कल और परसों कैसे बदल जाएगा बिहार की राजनीति में। बिहार के चुनाव की चर्चा सबसे ज़्यादा है। चुनाव में भी नीतीश तेजस्वी सबसे ज़्यादा चर्चा में रहेंगे। दोनों पोस्टर बॉय हैं दोनों गठबंधनों के। लाख महागठबंधन दावा कर ले कि तेजस्वी के चेहरे पर आम राय नहीं बनी है, लेकिन तेजस्वी छोड़कर महागठबंधन का दूसरा कोई चेहरा नहीं है। वहीं अगर हम नीतीश कुमार की बात करें, चिराग पासवान कितना भी कह लें, लेकिन नीतीश कुमार के जब भाजपा ही मान लेती है अपना चेहरा, तो चिराग पासवान के पास ये ब्लफ करने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। और ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा उन्हें कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही है। लेकिन इन दोनों के पास जहां बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं दोनों गठबंधनों में, वहीं दोनों के पास एक बड़ा नुकसान भी है। दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन 15-15 साल शासन बिहार में कर चुके हैं। और जब भी जनता वोट करने जाएगी तो वो 15 साल के दोनों तरफ से इनकम्बेंसी जोड़ेगी। और अगर बिहार में कोई तीसरा विकल्प आता है, हालांकि बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प पे कभी भी महत्वपूर्ण ढंग से चर्चा नहीं हुई है और ना ही उन्हें महत्व दिया गया है। लेकिन इस बार आप देख रहे होंगे भारत लाइव शुरू से ही तीसरे गठबंधन यानी तीसरे मोर्चे या थर्ड फ्रंट, इसकी चर्चा हमेशा करते आ रहे हैं। इसका एक कारण है कि जब दोनों तराजू के पलड़ों पर अगर चीज़ें बराबर हों, मतलब अच्छी भी बराबर हों और बुरी भी बराबर हों, तो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर व्यक्ति रहता है कि आखिर तीसरा विकल्प क्या है। हम अक्सर सुनते हैं कि जब युवाओं से बातचीत होती है पब्लिक रिएक्शन में भी, तो लोग कहते हैं कि हमारे पास विकल्प ही नहीं है। हम या तो नीतीश और तेजस्वी में से चुनना पड़े, तो हमको नीतीश के नाम पर कहीं ना कहीं बिहार में जो मुजफ्फरपुर कांड हुआ था वो याद आता है। और जब हम लालू यादव का नाम लेते तो हमें बिहार में जो अपराध तंत्र था, तथाकथित तौर पर, हम इसे दोनों तरफ से तथाकथित ही कहेंगे, तौर पर वो याद आ जाता है। जंगल राज का कहीं ना कहीं नाम दे देते हैं लोगों से। तो इस वजह से होता क्या है कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं। मगर क्या हो कि अगर गुड बैड के बीच में एक तीसरा ऑप्शन आ जाए। यही तीसरा ऑप्शन लाने की कल कहीं ना कहीं कवायद शुरू हो गई है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हम पहले ही बताया था आपको कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। एक बड़ा गेम बिहार की राजनीति में होगा। इसे तीसरा मोर्चा नहीं कहिएगा, इसे एक ऐसा आप चॉइस कहिएगा जो कि एक गोल ओरिएंटेड पार्टियां एक तरफ आ रही हैं। मतलब इस बार बदलो बिहार। क्या है बदलो बिहार? यशवंत सिन्हा को आप जानते होंगे, भाजपा के बहुत महत्वपूर्ण पिलर्स में से एक थे, लेकिन अब वो भाजपा के साथ नहीं है। 2014 के आसपास जब नरेंद्र मोदी का प्रताप बढ़ा था भाजपा में, तभी से इनका प्रताप कम होने लगा था। और कालांतर में मोदी और शाह की से इन्होंने बगावत की, और बगावत का इसका फलसफा ये हुआ कि इनके बेटे तो जरूर आज भी भाजपा के एक नेता हैं, लेकिन ये इस पार्टी से अलग हो चुके हैं। यहाँ तक कि दलगत राजनीति से इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था और परमानेंट अवकाश ले लिया था। लेकिन बिहार में मौजूदा समीकरण पर कहीं ना कहीं इनकी राजनीतिक भावनाएं भी जाग गई हैं। और अब लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार के आने वाले जो 2020 के चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा ये भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में अगर हम नाम लेते हैं, कौन सी वो पार्टियां हैं जो दोनों गठबंधनों में अब लगता है कि नहीं रहेंगी।
देख लेते हैं। जीतन राम मांझी की हम फिलहाल किसी भी गठबंधन में नहीं है, ये स्पष्ट है। रालोसपा को जिस तरह से दोनों गठबंधनों से बाहर होना पड़ा है और अब तो लग रहा है कि महागठबंधन में भी तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं रालोसपा को रखना, तो एक विकल्प बन रहा है कि ये भी बाहर ही रहेंगे। शिवसेना वो पार्टी है जो बिहार में गठबंधन में किसी में नहीं है, और इन परिस्थितियों में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि शिवसेना बिहार में आखिर अपनी पहचान बना पाएगी कि नहीं, क्योंकि खबर ये आ रही है कि शिवसेना और पप्पू यादव के बीच में करार हो चुका है जी। ऐसे में एक और नाम आगे आता है पप्पू यादव का। ये दोनों गठबंधन में से किसी में नहीं है। इसके अलावा सीपीआई है। सीपीआई भले ही अंदर बाहर होती रहती है, लेकिन सीपीआई का भी कोई स्पष्ट गठबंधन किसी के साथ नहीं है। इसके अलावा नाम सुनिए जो यशवंत सिन्हा के आजू बाजू कल मौजूद थे। देवेंद्र यादव जो कि बिहार की राजनीति में जाने माने चेहरे जी बिल्कुल। नागमणि कुशवाहा जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और सारे कुर्सियों पर कहीं ना कहीं विराजमान हो चुके हैं। इनके अलावा नरेंद्र सिंह, बिहार की राजनीति में इनकी भी बहुत अच्छी पकड़ है। रेणु कुशवाहा, पूर्व सांसद अरुण कुमार, इनकी भी पार्टी है। लोजपा सेकुलर सत्यानंद शर्मा, जेबीपी के अनिल कुमार, ये सारे वो चेहरे हैं जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यशवंत सिन्हा के आगे पीछे बैठे हुए थे। एक बात स्पष्ट है, इन्होंने एक बात स्पष्ट कर दिया कि ये कोई गठबंधन नहीं है, ये वो विकल्प है जो बिहार की राजनीति को चाहिए होगा। अब देखिए, जब गठबंधन की हम बात करते हैं तो सीटों का समीकरण सामने आ जाता है, कैसे सीटें बटेंगी। लेकिन खबर ये आ रही है कि ये जो दल हैं ये और भी दलों को अपने साथ लेंगे, जैसे कि हम, रालोसपा, शिवसेना, जाप और सीपीआई, और इन सभी को अपने साथ लेकर एक ऐसा समीकरण बनाएंगे जिससे गठबंधन तो नहीं होगा, लेकिन एक दूसरे की सीटों पर नहीं लड़के ये भाजपा एनडीए गठबंधन और जहां पे आप देखिएगा महागठबंधन हो उसे कमजोर करके वहां से अपनी बढ़त बढ़ाने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाकर उतरेंगे। और आने वाले समय में आप कह सकते हैं कि इससे क्या हो जाएगा, इससे तो दोनों गठबंधन कहीं ना कहीं और मजबूत हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जहां एक दूसरे का वोट काटने की बात आएगी तो ये वोट काटेंगे, लेकिन तैयारी ये चल रही है कि कहीं ना कहीं दोनों को हराने की बात की जा रही है। और उस परिस्थिति में आप ये भी कह सकते हैं कि फिर तो कहीं ना कहीं ये किसी के साथ गठबंधन ही करेंगे। तो ये बात आपको बता दिया जाए पहले ही कि यशवंत सिन्हा ने साफ तौर पे ये बात कह दिया है कि किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। इस पैक्ट में आने का, इस गठबंधन तो गठबंधन ही कहना पड़ेगा, लेकिन इसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहला टर्म आपको मानना पड़ेगा कि आप किसी भी गठबंधन में पोस्ट पोलराइज नहीं कीजिएगा। अच्छी विकल्प है, अच्छा कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी भी है। जनता को भी भरोसा इस बात पे हो सकता है कि ये अगर मैं वोट दूंगा तो ये वोट वापस अगर मैं भाजपा के खिलाफ देता हूँ तो भाजपा में नहीं चला जाएगा, या अगर मैं महागठबंधन के खिलाफ देता हूँ तो महागठबंधन नहीं चला जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है बाबा। नहीं जी बिल्कुल। और अक्सर मैं गजग्राह की कहानी आपको सुनाता हूँ और दर्शकों को भी बताता हूँ, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है जी। पानी में मगरमच्छ मजबूत होता है, जमीन पर हाथी मजबूत होता है, मगर दोनों में से कोई जंगल का राजा नहीं होता है जी। जंगल का राजा शेर होता है, क्योंकि उसे पता है कि सारे जानवरों में अपना आतंक कैसे बनाना है और कैसे अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है, और इसका उपयोग वो भरपूर करता है। उसके आने वाले शावक भी सीख जाते हैं उससे। लेकिन बाबा बिहार में हम जिसे अब शेर कह रहे हैं, तीसरा ये जो विकल्प आ रहा है, ये शेर है नहीं, ये तो अभी शुरुआती दौर में ही है। और अगर हम नीतीश के कद के सामने देखें, तेजस्वी के कद के सामने देखें, दोनों गठबंधनों के कद के सामने देखें, तो ये तो इतना छोटा बौना लग रहा है ये तीसरा फ्रंट कि इसकी कहीं चर्चा ही नहीं होगी। नमन जी, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं इसकी? नमन जी, आप दुकान में गए होंगे, आपका शर्ट बहुत बढ़िया लग रहा है। जी अच्छा, धन्यवाद। प्रिंटेड शर्ट है आपका, आप इसके आदी नहीं रहे हैं। जी जी। लेकिन दुकान में आप जब गए तो आपको अच्छा लगा। जी जी। आपने इसको पसंद कर लिया और ये आपके अब आवरण में शामिल है और अच्छा भी लग रहा है। कई दर्शकों ने भी कहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। आप कोई नया विकल्प जब लेकर के आते हैं, कोई नई चीज़ लेकर के आते हैं, तो आपकी आंखें उस चीज़ को खोजती हैं और तब आप जब उसको अपने साथ जोड़ते हैं तो आपका दिल जो है उसको आत्मसात कर लेता है और तब लोगों को भी अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल आज स्थिति बिहार के लोगों के पास भी वही है। बिहार की जनता ने 15 साल और 30 साल, मतलब इन 60 सालों का पूरा आप आंकड़ा देखें आज़ादी के बाद का, तो इन 60 सालों में कहीं ना कहीं अब तक वो तलाश जारी रही है जो तलाश बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाए। जी। आज यशवंत सिन्हा ने जो बातें कही, उन बातों में आपने देखा होगा कि क्या कुछ वो कहते चले आ रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आप हमें पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प मान सकते हैं। जी। ये आपके लिखने का तरीका हो सकता है, आपके अपने चैनल पर दिखाने का तरीका हो सकता है। पत्रकार ने उनसे पूछ दिया कि आप तीसरा विकल्प लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम पहला विकल्प लेकर आ रहे हैं। वो सीधी तौर पे बोले कि हम कोई विकल्प नहीं लेकर के आ रहे हैं,
हम एक सुकून देने जा रहे हैं बिहार की जनता को कि हम भी हैं यहाँ जी। और आप हमें चुन करके धोखा नहीं खाएंगे जी। ये सबसे बड़ी बात थी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनके अगल बगल में जो लोग बैठे हुए थे उन पर आप कितना भरोसा करते हैं ये एक दिगर बात है, क्योंकि सबको आपने टेस्ट कर लिया है, सबको सब ट्रायल है। लेकिन यशवंत सिन्हा एक ऐसे नेता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी को निकालने की हिम्मत नहीं हुई, जी जी, जबकि उन्होंने शुरू से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, जितने लोग भी नरेंद्र मोदी के विरोध में थे, अमित शाह के विरोध में थे, वो सारे नतमस्तक हैं जी। लेकिन ये वो शख्स है जो एक बार भी झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ, जबकि पुत्र ने बहुत सारी बातें की, पुत्र को गंवाना भी पड़ा मंत्रालय जी। उसके बाद भी इस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, जो सच है वो सच है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये तीसरी बार ये बात दोहरा रहा हूं नमन जी अपने चैनल पे, कि जब देश को आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा था जी, जिस समय अटल जी की सरकार थी, अटल जी सरकार थी, तो मंत्रिमंडल में थे, वित्त मंत्री थे जी। इन्होंने जितने भी दल थे उन सारे दल के विशेषज्ञों को बुलाया था जी। हम बार बार मनमोहन सिंह को बुलाया था, सभी से राय उन्होंने लिया था और उस समय यह दिया गया था कि आपके पास जो सोना है उस सोना को गिरवी रखा जाए और तब इस देश को आर्थिक संकट से उबारा जाए। और यह बड़ा फैसला था नमन जी, इस फैसला पर देश में बड़ा बूम हुआ था। इनके विरोधियों ने तो यहां तक कि मतलब इनको कहीं का नहीं छोड़ा था, लेकिन वो फैसला चूंकि सबको बुला के इन्होंने किया था और ये फैसला माने फ्रूटफुल रहा जी। आज वही सब चीजें जो हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, जो यशवंत सिन्हा को जानते हैं, यही कारण है। आपने जब याद होगा, आप जब अरुण कुमार से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था मैं किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं हो रहा हूं। यशवंत सिन्हा आएंगे तो उनके विकल्प को हम जानना चाहेंगे कि उनका विकल्प क्या है, और विकल्प के रूप में यदि हमें स्वायत्तता होगी, स्वतंत्रता होगी, तो हम उनके साथ चल सकते हैं। आप किसी गठबंधन में जुड़ते हैं तो वहां आपको स्वायत्तता नहीं होती है, वहां शर्तों के हिसाब से आपको काम करना होता है। हम देख सकते हैं, हम देख रहे हैं कि जितना मांझी परेशान है, रालोसपा परेशान है, यहाँ भी चिराग पासवान कहीं ना कहीं परेशान हो ही गए। बिल्कुल ना जी, वहां डोमिनेट करता है एक दल जो है, डोमिनेट करता है। जैसे बिहार में जब आप आ जाइए तो नीतीश कुमार डोमिनेट करते हैं एनडीए को, अगर आप केंद्र में चल जाइए तो वहां भाजपा डोमिनेट करती है, अमित शाह वहां बैठे हुए हैं बड़ी कुर्सी पर और डोमिनेट करते हैं, नीतीश कुमार आज उनके मंत्रिमंडल में नहीं है। अगर वही चीज आप देख लीजिए महागठबंधन में, तो कहीं ना कहीं आरजेडी डोमिनेट करती है और आरजेडी के सबसे बड़े युवराज जो हैं वो डोमिनेट करते हैं, जिनसे सब त्रस्त हैं। वो कह देते हैं, आप सोचिए ना कितनी छोटी छोटी बातें और बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। एक तरफ जहां वो कह देते हैं जगदानंद सिंह सारा फैसला करेंगे, दूसरे तरफ जगदानंद सिंह से फैसला कराने के लिए एक प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता को भेज दिया जाता है हम के द्वारा। आप समझिए कि किस तरह की राजनीति हो रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नमन जी, आने वाला जो समय हो रहा है मुख्यमंत्री के चुनाव का हो रहा है, ये किसी विधायक का चुनाव का नहीं हो रहा है। इसलिए कि बिहार को एक मुख्यमंत्री चाहिए जो बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाए। एक विकल्प जगदानंद सिंह ने दिया है कि बिहार की जनता को चाहिए कि वो 5 साल के लिए ही मात्र अपने मुख्यमंत्री चुने, और अगर वो काम करता है ठीक है, नहीं काम करता है बदल दे। लेगेसी को लेकर के चलने वाली बात नहीं। लेकिन यही तो कहीं ना कहीं परेशानी है ना। 2015 में जिस गठबंधन को जनता ने वोट दिया था, जनता को वो सरकार थोड़ी मिली है। 2017 में आकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भाजपा को सत्ता मिला दिया। आपने बिल्कुल वही बात कही है नमन जी, यही तो दुख है इस डर लोगों का इस नए जो विकल्प से भी लोगों का डर यही है कि इन्हें अगर वोट दिया जाएगा तो ये जाकर भाजपा या फिर महागठबंधन में उस वोट को न दे। बिल्कुल, ये चिंताएं तो निश्चित है, लेकिन विकल्प भी तो नहीं है नमन जी। विकल्प है कि आप एक तरफ, जैसा आपने कहा, गज और ग्राह वाली बात है, लेकिन गज और ग्राह के बीच में कौन ऐसा होगा जो डराएगा भी और भरोसा भी देगा कि आपको कुछ नहीं होने देंगे। एक बात है बाबा कि आप जो कह रहे हैं कि यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं, अटल जी की सरकार काफी अच्छी सरकार मानी जाती है देश में चलने वाली में से। अगर ये कहते हैं कि हम किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे इस पूरे वोट बैंक को लेकर, इस पूरे जुटान को लेकर, तो क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? खासतौर पर बिहार की जनता भरोसा कर सकती है इस बात पर? बिहार की जनता के पास विकल्प कम है नमन जी, और विकल्प कम होता है तो आपके पास रास्ता एक ही रहता है कि आपको इस रास्ते जाना है। अब जो बात आप बता रहे थे उसी बात का एक मैं उदाहरण आपको दे दूं कि एक व्यक्ति जो शक्तिशाली है उसे डरा भी सकता है वो, और आपको सुरक्षा भी दे सकता है, दोनों कामों कर सकता है। और यशवंत सिन्हा के साथ जो इतने सारे दल मिले हुए हैं, उनके भीतर भी एक डर जरूर होगा कि अगर जनता हमें चुनेगी और हम अगर रास्ते पर नहीं आते हैं तो नीतीश वाली हाल मेरी भी होगी, और फिर लालू प्रसाद वाले भी हाल हो सकता है। जिस तरह से लोगों का अनुभव है, और जो सबसे बड़ा उसमें फैक्टर जो है, आपने देखा होगा कई लोग लगातार अभी भी हमारे पास फोन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब तक हमें रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं हुआ, मेरे आए हुए भी 1 महीना हो गया। कई लोगों ने फोन किया है, आप देख ही रहे हैं कि लगातार हमारे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, और सरकार का ये दावा है कि हम
एक नया विकल्प लेके आ रहे हैं, औद्योगिकरण की नीति लेकर के आ रहे हैं। आप बताइए ना 2 महीने में आप कौन सा औद्योगिकरण की नीति लाएंगे? लेकिन ये विकल्प जो है वो सीधे तौर पे आपकी पढ़ाई, जी। दवाई, कमाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिल्कुल उद्योग, बिल्कुल, सभी ये बात 3 जो मूलभूत सुविधाएं आपकी हैं जिससे आपका स्ट्रक्चर टिका रहेगा, आप टिके रहिएगा, उसमें पढ़ाई, दवाई और कमाई, ये 3 चीज देना। और सबसे बड़ा जो अर्थशास्त्र का नियम है नमन जी, अर्थशास्त्र ये कहता है, अर्थशास्त्री के नाते मैं बता रहा हूं, इसमें कई अर्थशास्त्री भी जुड़े हुए हैं, जिसमें आप बार बार हम नाम लेते हैं माधवानंद का, तो यूं ही नहीं लेते हैं, हम लेते हैं कि जब नीतीश कुमार से ने भी माधवानंद को बुला करके पूछा है, अभी हाल फिलहाल में उनकी मुलाकात जो हुई है वो श्याम रजक से हुई है। श्याम रजक ने खुद बुला करके उनसे बात किया था कि कैसे आप योजना बना रहे हैं औद्योगिकरण की। तो इन सब बातों में आपको औद्योगिकरण और जो लोगों के हाथ में जब तक पैसा नहीं हो, खरीदने की क्षमता नहीं होगी, तब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ सकता। अंतिम सवाल बाबा, अंतिम सवाल मेरा ये है कि ठीक है, हमारे पास 2 बड़े अलायंसेस है, 15-15 साल का दोनों के पास अनुभव भी है जी, 15-15 साल का दोनों के पास बैकलॉग भी है जी। लेकिन बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। ये जो एक मोर्चा बन रहा है तीसरा, इस बार बदले बिहार, क्या इसमें बिहार की जातिगत समीकरण को, राजनीति को अपने काबू में करने की ताकत है? क्या इसमें वो स्टार पावर देख रहे हैं जो कि बिहार की राजनीति को, खास तौर पर जातिगत राजनीति को अपनी तरफ खींच ले? जो नाम है नमन जी, वो तो इसी तरफ इशारा कर रहा है जी। इसमें बहुत सारे नाम हैं जी, और ये कुनबा बहुत बड़ा है और अभी और बड़ा होने की बात की जा रही है। हम साफ देख रहे हैं कि राजपूत, यादव, कुशवाहा, अरुण कुमार भूमिहार हैं, सत्यानंद शर्मा है, अनिल कुमार हैं, ये वो चेहरे हैं जो बिहार में अब काफी दिन से कार्यरत है और ये दायरा बढ़ सकता है। हमने आपको शुरू में भी बोला था कि इसमें अभी फिलहाल जिन जो चेहरे हैं उनको अब मैं फिर से पढ़ के बता दूं कि देवेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह, रेणु कुशवाहा, पूर्व सांसद अरुण कुमार, लोजपा सत्यानंद शर्मा, लोजपा सेकुलर और जेबीपी के अनिल कुमार, इसके अलावा नागमणि कुशवाहा भी यहाँ मौजूद है। लेकिन ये जो मोर्चा है इसमें दायरा बढ़ेगा। खबर आ रही है कि शिवसेना और पप्पू यादव को इसमें लेने की बात चल रही है। सीपीआई को अगर महागठबंधन में जो लगता है कि जगह नहीं मिलेगा इस बार भी, तो वो यहाँ आएगी। उसके अलावा हम और रालोसपा के पास भी कोई विकल्प बहुत बच नहीं रहा है। अगर मांझी जी कड़वा घूट पीकर जेडीयू में वापस चल जाते हैं और पार्टी विलय कर लेते तो ठीक है, और वही हाल रालोसपा के साथ, रालोसपा अगर कड़वा घूट पी के अगर कांग्रेस के साथ विलय कर लेती है तब तो इन दोनों का स्थान है, अन्यथा इन दोनों के पास भी ऑप्शन यही मोर्चा बचता है। ऐसे में बाबा क्या लगता है आपको? सीधी सी बात है नमन जी कि जिस तरफ आप देख रहे हैं महागठबंधन और एनडीए दोनों में बड़ा एक अंदर चल रहा है जातिगत लेवल और जातिगत समीकरण के आधार पर जिस तरह से महागठबंधन अब साधने में कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप मांझी को अब प्रताड़ित कर रहे हैं, मुकेश सहनी भी अभी तक संतुष्ट नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा संतुष्ट नहीं है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि कल ही कांग्रेस का थोड़ा सा झुकाव फिर से एक बार जदयू की तरफ गया है, जदयू ने उसको सपोर्ट भी कहीं ना कहीं किया है। इस सब कुछ चीजों को देखते हुए एक चीज तो नजर आ रहा है कि जातीय समीकरण के आधार पर भी महागठबंधन उतना मजबूत नहीं हो रहा है, नल आपको एनडीए मजबूत हो रहा है। लेकिन ये जो विकल्प नया आ रहा है, इस विकल्प में 2 चीजें आपको बहुत गहराई से सोचनी पड़ेगी कि पहली बात तो यह कि यशवंत सिन्हा ने अपने भाषण के दौरान और किसी को बोलने नहीं दिया और न किसी ने पहल भी किया, किसी ने किसी सवाल का जवाब भी नहीं दिया, सिर्फ यशवंत सिन्हा बोल रहे थे और बाकी सब। एक चीज तो अनुशासन वहां नजर आ रहा था कि छीन कोई नहीं रहा था माइक को, और सबसे बड़ा अनुशासन तो यह हुआ कि बहुत ही नपे तुले शब्दों में उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और बात रखने के साथ उन्होंने एक विकल्प खुला रखा है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि हमारी लड़ाई जो है वो सत्ता में बैठे उन 15 साल के राक्षसों से है। एक शब्द उन्होंने यूज किया है कि जो 15 साल से बैठे हुए हैं, अपनी बातों को कहने के बाद पूरा नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें पदच्युत करना है और उनके विकल्प के रूप में हमको बिहार की जनता को विकास देना है, एक नए बिहार की कामना करना। नीतीश के पास सोशल इंजीनियरिंग है, तेजस्वी के पास लालू का समीकरण है, MY अब A to Z में कन्वर्ट हो गया है। इस मोर्चे के पास क्या है? A to Z। इस मोर्चे के पास भी A to Z, बिल्कुल A to Z भी है और सामाजिक समीकरण भी है, दोनों का सोशल इंजीनियरिंग भी है और A to Z भी। और एक जो आप बात कर रहे हनीमून पीरियड होने का कि नया चेहरा है तो नया चेहरा से ज्यादा लगाव होता है। बिल्कुल नमन जी, मैंने आपके शर्ट की बात की ना, बिल्कुल उसी मैं वही कहना चाह रहा था कि जब कोई नई चीज आती है बाजार में तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ी हुई होती है और उसके बढ़े कीमत के बावजूद भी लोग उसको पसंद करते हैं और लोगों को अच्छा लगने लगता है। या अगर आपका मन भर गया हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमने देखा है बातचीत के दौरान भी, अगर आपका बिहार की राजनीति में दोनों गठबंधनों से मन भर गया है तो विकल्प तो आपके लिए आ गया है। और मेरा शर्ट अगर आपको पसंद आ रहा है तो ऐसे ही हो सकता है कि ये गठबंधन भी आपको पसंद आए। हम किसी की हिमायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है और अगर जनता के पास ऑप्शंस ज़्यादा हो
तो हम पत्रकारों से ज़्यादा कोई खुश नहीं हो सकता है। सच्चाई यही है कि लोकतंत्र की जो पूरी खूबसूरती है वो विकल्पों में ही है। जनता विकल्प चुन सकती है, जनता अलग अलग विकल्प ला सकती है। यही कहीं ना कहीं लोकतंत्र की असली जो खूबसूरती है, असली जो जादू है वो यही है। रातों रात में आज हमने आपको वो समीकरण बताया जो कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगा, क्योंकि हमने पहले भी कहा था आपको कि जसवंत सिन्हा आ रहे हैं बिहार। अब इस प्रभाव का जनता किस तरह से परिणाम देती है, जनता किस तरह से रिएक्ट करती है, तो आने वाले चुनाव में समझ में आएगा। लेकिन विकल्प जरूर बढ़ गए हैं बिहार की राजनीति में, ये स्पष्ट है। तो भैया रातों रात की खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि खबरें आपको लगातार अंदर की मिलती रहें। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।